हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो बच्चों, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है कार्बन क्या होता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बन एलोट्रॉप्स कैसे बनाता है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुलरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। साथ ही हमने सीखा ग्रेफाइट कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद हमने जो 4th लेक्चर सीखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं 4th लेक्चर में भी आपको ये बोल रही थी कि जो 4th लेक्चर है आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 5th लेक्चर को अच्छे से समझना है तो पहले आपको 4th लेक्चर देखना पड़ेगा। बच्चों, जिन बच्चों ने 4th लेक्चर नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप 4th लेक्चर को देखें, उसके बाद आप 5th लेक्चर पर आए, क्योंकि आपको तभी प्रॉपर समझ में आएगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 4th जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सारी नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट सिखा दी थी। आई होप आप सीख गए हैं। ओके, तो जल्दी से अपना पेन और पेपर लेकर रेडी रही है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम तो उतने ही हैं, बस स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका अलग है, स्ट्रक्चर फॉर्म होने का तरीका अलग है। जैसे कि डेफिनेशन से समझते हैं, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस चैप्टर में हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर मास। उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कैसा होता है बच्चों? आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम होता है। ठीक है, एंड द फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कैसा होता है? सेम होता है। मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और उनका मास भी सेम होता है। और वैसी बात है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उसमें उतने ही कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन होंगे, तो मास भी आपका सेम ही आएगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर बना रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो अलग हो सकता है, और उसी को आप क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन, अगर हम कार्बन का स्केलेटन बनाए, एक मतलब ढांचा तैयार करें, ठीक है, विथ 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम से हम कोई स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करें, तो कितने स्ट्रक्चर बनकर हमारे रेडी होंगे? तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपके बन पाएंगे अगर आप 4 कार्बन्स को लेते हैं तो। अब आप बोलेंगे कैसे मैम? तो देखिए, सबसे पहला तो आप एक लॉन्ग चेन बना लेंगे, स्ट्रेट चेन, है ना, जिसको क्या कहते हैं हम? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमने 4 लिख दिया। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा हमारे पास? 10 है। तो ये तो ब्यूटेन बन गया। अब आपको समझ आ गया ना कि ये जो फॉर्मूला है किसका है? C4H10 मतलब ब्यूटेन। दैट मीन्स कि हम कौन से कंपाउंड का आइसोमर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर। यानी कि ये जो एग्जांपल है ये किसके लिए है? ब्यूटेन के लिए है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से देखिए आप। इसमें एक कार्बन को मैंने इस साइड जोड़ दिया और दूसरे कार्बन को मैंने इस साइड जोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास 1 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 2 3 हाइड्रोजन है। देखिए, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? CH, और यहाँ क्या आ रहा है? CH3 और CH3। ठीक है, तो सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ओके, तो इस तरीके से ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर अभी भी कैसे बनते हैं, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। आपको बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, और आपको आगे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनते हैं, क्योंकि हम इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी करने वाले हैं आगे लेक्चर में। ओके, तो वीडियो को प्रॉपर देखिए, बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था क्या होता है। सबसे पहले हम हेटेरो एटम की बात करते हैं।
क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स में हेटेरोएटम यूज होता है। एटम्स दैट रिप्लेस हाइड्रोजन, ऐसे एटम्स जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे एटम्स जो कि हाइड्रोजन को हटा देते हैं और खुद उसकी जगह जुड़ जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और हेलोजन भी हो सकता है। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, अब जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, COOH जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या था? ग्रुप था, मॉलिक्यूल था एक, ठीक। which largely determines its chemical properties, और वो जो फंक्शनल ग्रुप था COOH, वो क्या डिटरमाइन कर रहा था कि इसमें जितनी भी सीरीज बनेगी जिसमें COOH आ रहा होगा, वो सब क्या है? वो सब आपके एसिड्स हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, हमने पढ़ा था एल्कोहल, पढ़ा था एल्कोहल क्या होता है? OH जिसमें लगता है। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला यूज होता है, जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे R होता है एल्काइल, मैंने आपको बताया था। फिर आप इसमें जोड़ेंगे OH, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एल्कोहल के लिए, क्लियर है इतना। अब मैं आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? R बॉन्ड COOH या फिर COOH भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें R की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी हमें। देखिए, R जो है ना, उसके लिए आपको फॉर्मूला रखना है CnH2n+1। तो R की जगह हमें क्या रखना है बच्चों? CnH2n+1। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं सिखाया था, ये इस लेक्चर में नई चीज आपको सीखने को मिल रही है कि R का जो आपको फॉर्मूला रखना है वो क्या रखना है? CnH2n+1। ओके, N की वैल्यू आप पुट करते जाना और फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम पुट करके देखते हैं। जैसे हम अगर N की वैल्यू 1 रखते हैं, सपोज हमने 1 रख दिया, ठीक है। तो अब इसमें पुट कीजिए C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1+1, ठीक है। तो अभी हम R निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा R यूज हो रहा है, और R का मतलब क्या है? एल्काइल। क्या है R का मतलब? एल्काइल है R का मतलब, ठीक है। जैसे CH3, C2H5, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? CnH2n+1 फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे C1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। तो क्या बन गया? ये CH3, और पीछे क्या लगा देंगे? OH। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH3OH। क्या बन गया? CH3OH, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये क्या बन गया? मिथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब देखिए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखते हैं कैसे लिखना है। R की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए, एक कार्बन, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन के लिए लिखना है तो फिर आप R की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? R में C यानी कि जो N है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखते हैं ना हम, यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू 0 से पुट करनी है, 0 से शुरुआत करनी है। इसीलिए मैं आपको ये अलग से लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यानी कि एल्डिहाइड में तो हमें n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करनी है, बट हमें यहाँ पे 0 से शुरू करना क्यों पड़ा? रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन पहले से ही आ रहा है ना। तो अगर हमें एक कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू 0 से शुरू करनी होगी, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, C0
R की वैल्यू पुट कर रही हूं मैं, C0 H2 मल्टीप्लाई बाय 0 और +1। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे, सिर्फ H बचा क्योंकि C तो 0 है, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि H कितना आया 1, एक ही हाइड्रोजन है तो हम R की जगह क्या रख देंगे, H रख देंगे, दैट मीन्स HCOOH। तो ये आपका बन गया मिथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, देखिए मिथेनोइक एसिड बन गया। अब अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से N की वैल्यू अगर 1 पुट कर देती तब क्या होता, तो फिर 2 कार्बन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आ जाता। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती तो क्या होता, फिर क्या बन जाता, फिर बन जाता CH3COOH। ठीक है, यानी कि एसिटिक एसिड बन जाता, इथेनोइक एसिड। इस तरीके से। तो ये n=1 के लिए है और ये n=0 के लिए। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जिन भी कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो फिर आपको n की वैल्यू वहां पे 0 से स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, और कीटोन में तो अलग ही केस है। कीटोन में मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे आपको कीटोन की सीरीज लिखनी है। अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी इतने अच्छे से आपको नहीं समझाया होगा कि सीरीज कैसे लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए कैसे लिखते हैं, अल्कोहल के लिए कैसे लिखते हैं, है ना। तो मैं आपको समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी तक आपको सब क्लियर है? ओके, तो IUPAC नेमिंग हम सीख रहे थे और उसमें सबसे पहला है हेट्रो एटम। हेट्रो एटम आप समझ गए, हाइड्रोजन को हटा करके जो एटम हम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम कहते हैं। ओके, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं, ऐसा ग्रुप जो कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर। तो अभी तक आपकी एनसीईआरटी में जितने भी नेमिंग दे रखी है, एक टेबल दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, पहले हम उसे देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि Cl और Br हेट्रो एटम है तो हमें फंक्शनल ग्रुप की जगह क्या लिखना है, हेलो, और यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो, यानी कि जो जब आप नेम लिखेंगे तो उसमें एज अ प्रीफिक्स क्या आएगा, क्लोरो या फिर ब्रोमो या फिर फ्लोरो या फिर आयोडो। देखिए आपके पास चार ही यहाँ पे चार ही हेलोजेंस है, कौन कौन से हैं? देखिए या तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। दैट मीन्स कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सिर्फ ये चार ही आपको हेलोजेंस पढ़ने हैं। ओके, और इन चारों हेलोजेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो लिखेंगे, और FCl, Br और I की जगह कभी कभी X भी वो लिख कर दे देता है। X लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे क्या है, इसका मतलब वहां पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई हेलोजन वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप में इस तरीके से X लिखा होगा वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर क्लोरो होगा तो बॉन्ड Cl जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन के जगह पर। ठीक है, हाइड्रोजन को हटाकर या फिर Br लगा हुआ होगा तो बॉन्ड Br, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को हटा करके हमने क्या जोड़ दिया, Cl या फिर Br या फिर फ्लोरीन या फिर क्लोरीन जोड़ दिया हमने। ठीक है, या फिर आयोडीन जोड़ दिया। ओके, अब देखते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक हेट्रो एटम है, तो ऑक्सीजन के लिए कौन कौन से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है एल्कोहल। ठीक है, अब जो एल्कोहल है उसमें लास्ट में एज अ सफिक्स क्या आता है, OL आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में AL आता है, और नेक्स्ट है आपका कीटोन, कीटोन में आता है ONE। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अभी मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे आपको समझाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आता है ओइक एसिड। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, एल्कोहल के लिए लास्ट में क्या लगेगा नेम में, OL, एल्डिहाइड के लिए AL, ओके, कीटोन के लिए ONE। देखिए आप इसको 1 मत पढ़िएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको ONE को
वन पढ़ते हैं, लेकिन हमें वन नहीं पढ़ना है इसको जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कीटोन, तो इसको ओन ही हमें पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप कैसे लिखेंगे, अल्कोहल के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, OH, और एल्डिहाइड के लिए CHO, और कीटोन के लिए क्या आएगा, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O आएगा, लेकिन दोनों तरफ R जुड़ जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें दे रखी थी आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। अगर एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन बीच में से उठा के दे देता है तो आप एग्जाम में लिखकर आ सकें, ओके। फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स और सफिक्स और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है वो हेलोजन है। प्रीफिक्स और सफिक्स आप क्या लगाएंगे, क्लोरो या फिर ब्रोमो, यानी कि इसमें प्रीफिक्स लगता है। जब भी आप हेलोजेंस की बात करेंगे तब प्रीफिक्स लगेगा, बाकी सब जो बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है उसमें एज अ सफिक्स लगेगा, जैसे ऑल, AL, इस तरीके से। अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए ये एक कंपाउंड है, ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है, राइट। यानी कि यहाँ पर एक क्लोरीन एटम को हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ओके। तो यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए क्लोरीन जो है वो पहले ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरोप्रोपेन लिखा है। अगर क्लोरीन सेकंड कार्बन पर जुड़ा होता तो हम क्या लिखते, उसकी पोजीशन बताते, फिर हम लिखते 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 4 कार्बन होते और थर्ड पे जुड़ा होता या फिर सेकंड पे जुड़ा होता तो भी हम क्या लिखते, 2 क्लोरो और फिर ब्यूटेन लिख देते, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब देखिए अल्कोहल, अल्कोहल में सफिक्स लगता है, लास्ट में क्या आता है, OL आता है, ओके। और फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, कंपाउंड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन को हटा करके OH लगा देंगे, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पेंटेन का सीख लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो देखिए पेंटेन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले 5 कार्बन लिखने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कीजिए और एक तरफ आपको Cl जोड़ देना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर Cl जोड़ दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, ठीक है। और यहाँ पे तीन वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो एक वैलेंसी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। देखिए अब नंबरिंग करते हैं इसकी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ओके। अब देखिए अगर हमें इसका नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे 2, फिर डैश लगाएंगे, फिर हेटेरोएटम लिखेंगे, तो हेटेरोएटम क्या है, क्लोरो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 5, तो लिखेंगे पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो ANE लगा देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, ये 2 क्लोरोपेंटेन, ओके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 2 ही कार्बन है, ओके। और 2 कार्बन के लिए हमने यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक। तो अब नेमिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2, ठीक है। देखिए अब इसका नेम लिखेंगे, नेम कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन पर ही OL आ रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए ईथ, तो क्या लिखेंगे इसको, इथेनॉल। लास्ट में क्या लिखा मैंने, OL। क्लियर है, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। आपको क्या करना है, हेलोजेंस है तो क्लोरो ब्रोमो इस तरीके से लिखना है पहले, और अगर सेकंड कार्बन पर या थर्ड पर आ रहा है तो पहले उसकी पोजीशन हमें लिखनी है, ओके।
इस तरीके से लिखना है, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन, जो भी हेट्रो एटम लगा होगा। और एल्कोहल में OL आ जाएगा लास्ट में, ये तो बहुत इजी है, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह से, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो जैसे हमने एल्कोहल में OL लगाया था, तो एल्डिहाइड में हमें क्या लगाना है, AL लगाना है। एल्डिहाइड में हमें AL लगाना है, सफिक्स, ओके। तो जैसे प्रोपेनॉल लिखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, CHO नहीं भूलना है आपको, क्लियर है। अब मान लीजिए 4 कार्बन के लिए लिखना है आपको, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन बना दिए। लास्ट वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो ये तो हो गया आपका CHO, ठीक है। अब वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 इस तरीके से एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और CHO, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी होती है, ओके। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स है तो ब्यूटेन और AL लगा देंगे, तो ब्यूटेनल, ओके, क्लियर है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था प्रोपेनल 3 कार्बन के लिए और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल, ठीक है, ऐसे रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपको यहाँ पे R रखना है, R और फिर एल्डिहाइड के लिए लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिखेंगे, R बॉन्ड CHO, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। और R के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n+1, ओके। तो R की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, R की जगह अगर हमने, देखिए अगर आप, वही वाला केस है कि CHO में एक कार्बन पहले से आ रहा है, अगर आपको एक कार्बन के लिए एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप N की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो फिर R की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप 2 पुट कर देंगे तो फिर 3 कार्बन के लिए आ जाएगा एल्डिहाइड। अगर आप 3 पुट करेंगे तो 4 कार्बन के लिए आ जाएगा, क्योंकि एक कार्बन वहां पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए मैंने N इक्वल्स टू, तो यहाँ पर तो हमने 3 रखा था, तो 3 रखा था, तो एक यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट था, तो क्या बन गया, ये ब्यूटेनल बन गया, क्लियर है, आपको समझ आ रहा है। तो ब्यूटेनल कैसे बनाइए, कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे C3 और H कितने हैं, 7, COH या CHO, C3H7 CHO या COH, ठीक है, CHO ही लिखा जाता है जनरली, ठीक। कीटोन, अब देखिए कीटोन के लिए आपको लिखना है, तो कीटोन में अगर मान लीजिए, देखिए अब कीटोन में एक खास बात है, खास बात क्या है कीटोन में, कि C डबल बॉन्ड O जो होता है ना, वो 2 कार्बन के बीच में ही आता है, ठीक है। यानी कि इस साइड भी R होगा और इस साइड भी R होगा। इसका मतलब ये है कि कीटोन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो ही आप कीटोन बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे ही 3 कार्बन है, तो देखिए इसमें CH3 तो ऐसा का ऐसा रहता है, इसमें CH3 चेंज नहीं होता, और C डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स कि अगर हम ऐसे मान के चलें कि एक साइड में हमें N की वैल्यू 1 रखनी है और एक साइड में हमें बढ़ाते जाना है। देखिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको, R बॉन्ड CO बॉन्ड R डैश, तो हमेशा आपको जो वैल्यू चेंज करनी है वो R डैश में ही करनी है। R में आपको हमेशा N की वैल्यू 1 रखनी है, ये चीज आप याद रखिएगा। N की वैल्यू आपको इस साइड में हमेशा 1 ही रखनी है, और इस साइड आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप 1 2 3 कितने भी रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे ना तो गलती नहीं होगी बेटा कीटोन में, ठीक है। ये एक इजी ट्रिक है कि हम कीटोन कैसे लिखें। अगर आप जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे लिखेंगे तो बिल्कुल भी आप गलती करके नहीं आएंगे। मैंने आपको क्या सिखाया कि इस साइड में आपको N की वैल्यू 1 ही पुट करनी है, ठीक,
और इस साइड में आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 जितनी भी आप रखना चाहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 कार्बन के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, हमें 4 कार्बन के लिए बनाना है। अब 4 कार्बन के लिए बनाना है तो हमें n की वैल्यू इस साइड तो 1 ही रखनी पड़ेगी, फिर बीच में आ जाएगा CO और यहाँ पे n की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। तब कितना हो जाएगा, ये 2 1 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख के बताती हूँ। ठीक है, 1 तो आप रख ही लेंगे तो CH3 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो आ गया CH3। फिर आप बॉन्ड लिखेंगे, फिर आप कार्बन लिखेंगे, फिर आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक, ओके, फिर आप बॉन्ड लगाएंगे, फिर आप R डैश में वैल्यू पुट करेंगे। राइट, R डैश में n की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। ठीक है, तो जब हम 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाता है, C2H5 आ जाता है। समझ आ रही है आपको, C2H5 आ जाता है जब आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट इथाइल है और ये वाला पार्ट मिथाइल है। ओके, तो देखिए अब इसका नेम आप कैसे लिखेंगे, नेम आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे आपने लिखा प्रोपेनॉन, लास्ट में क्या लगाना है, ONE, कितने कार्बन है, 4, तो कैसे लिखेंगे, ब्यूटेनॉन, ONE आ रहा है लास्ट में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, तो क्या लिखा हमने इसमें, ब्यूटेनॉन। और फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला कैसे बन गया, CH3CO C2H5। ओके, क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में, वेरी गुड। देखिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और आपको क्लियर होता जाएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, 4th लेक्चर को। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको पूरी सीरीज लिख कर दे दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूरी सीरीज सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लगाते हैं ओइक। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 कार्बन के लिए कैसे लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, ये तो आपको आ जाएगा इजीली। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2, फिर यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, फिर यहाँ पे जो कार्बन है वो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। समझ आया आपको कैसे लिखा मैंने, तो 3 कार्बन और कितने हाइड्रोजन हो गए, 7। तो फॉर्मूला कैसे बन गया यहाँ पे, C3H7COOH। क्लियर है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 लिख दिया हमने, 3 2 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, तो वहां 7 लिख दिया और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अगर हम नेम की बात करें तो क्या बन गया, ये 4 कार्बन है तो क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड्स तो आपको पता है कि आपको एल्केन्स कैसे लिखना है। जैसे कि अगर आपको ब्यूटेन लिखना है तो आप सिंपली लिख देंगे कार्बन 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 कार्बन, 4 आपने कार्बन बनाए और आप वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे बस। यहाँ पर तो आपको कोई हेटेरो एटम भी नहीं लगाना है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन तो सभी बना लेंगे सीरीज। ओके, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइन की सीरीज बनानी है। n की वैल्यू आपको 8 तक पुट करनी है। ओके, n की वैल्यू कहाँ तक रखोगे, 8 तक। ओके, तो अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेन। ये तो बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए ईन आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन आ जाता है। ये मैं आपको 3rd लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप 3rd लेक्चर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हमने ENE लगाया है सफिक्स, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हमने सफिक्स क्या लगाया है, आयन लगाया है। आगे बढ़ते हैं।
अब आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं आपको पूरी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज सिखाने वाली हूँ। ओके, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगी, मैं आपको केमिस्ट्री में सिखा कर रहूंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको एल्डिहाइड पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको RCHO लिख करके 2 फॉर्मूला सिखा दिए थे। ठीक, अब हम और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। फिर मैं आपको इसका जनरल नेम भी बताऊंगी, क्योंकि जनरल नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है, और मैं आपको इसका IUPAC नेम यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नेम भी बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चों जब R की वैल्यू में हम क्या रखते हैं, N की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, R में 0 पुट करते हैं। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए N की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 0 से शुरू करनी है, और R का फॉर्मूला है CnH2n+1। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको HCHO मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड, यानी कि इसका जनरल नेम है, जनरल नेम भी आपको याद रखना है, फॉर्म एल्डिहाइड और मिथेनल। ठीक, यहाँ पे एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, इसलिए लास्ट में AL सफिक्स यूज हो रहा है। ठीक है, एक ही कार्बन है इसलिए मिथ, रूट वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका CH3CHO। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N की वैल्यू आपने कितनी रखी है, N की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 रखी है, क्योंकि एक कार्बन फॉर्मूला में पहले से था। ठीक है, तो जब आप 1 रखेंगे तो CH3 आ जाएगा। क्लियर है इतना? यानी कि इस तरीके से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ओके, CH3CHO। तो इसे क्या बोलेंगे, एसिड एल्डिहाइड। एक कार्बन है तो फॉर्म एल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो एसिड एल्डिहाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। 3 कार्बन के लिए एक CH2 और बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए CH2 इंक्रीज होता जाएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ तो आप CH3 लिख रहे हैं और यहाँ क्या लिख रहे हैं, CHO। ये मैं हमेशा आपको जब भी आपको सीरीज पढ़ाती हूँ तो आपको इजी ट्रिक समझाती हूँ, ताकि आप इजीली फॉर्मूला फॉर्म कर सके। तो देखिए यहाँ पे तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, CH3 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, CHO। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ एक CH2 ही तो इंक्रीज किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनमें 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, मैंने आपको सिखाया था। ओके, तो यहाँ पर भी 14 यूनिट्स का ही डिफरेंस है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए C2H5 और यहाँ पे CHO। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, तो C2H5CHO। तो प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका जनरल नेम हो जाएगा, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए एक CHO हमने फिर बढ़ा दिया, तो आपको प्रीवियस वाला फॉर्मूला नहीं भूलना है। ठीक है, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था CH3CHO, इसमें हमने क्या किया था, एक CH2 ही तो बढ़ाया था। ये देखिए सिर्फ ये एक CH2 हमने इंक्रीज कर दिया, राइट। यहाँ पे हमने फिर से CH2 इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था उसमें हमने CHO के जस्ट पहले एक CH2 और लिख दिया, राइट। तो ये इजी ट्रिक है लर्न करने की। अगर आपको ये 2 फॉर्मूला याद है तो बस फिर आपको CH2 बढ़ाकर लिखते जाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन है तो C3 और H कितना हो जाएगा, 7CHO। ठीक है, जनरल नेम कैसे लिखेंगे, ब्यूटायर एल्डिहाइड। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, C4 और H कितना आ जाएगा, 9। यहाँ कैसे लिखेंगे, CHO। जनरल नेम क्या आ जाएगा आपका, वेलर एल्डिहाइड। और IUPAC नेम तो आप लिख लेंगे, क्योंकि अगर आपको रूट वर्ड याद है और अगर आपको ये पता है कि सफिक्स क्या लगेगा, तो आप इजीली IUPAC नेम लिख पाएंगे, जैसे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है उसमें C5 और H कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसे ही दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CHO, राइट। तो यहाँ पे
कैप्रोएल्डिहाइड इसका जनरल नेम है। ओके, तो फिर आप CH2 बढ़ाते जाएंगे और फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, C6H13CHO। ओके, हेप्टेन एल्डिहाइड। फिर आगे क्या बढ़ जाएगा, और आगे आप बढ़ा दीजिए उसको, C7 और H कितना हो जाएगा 15, और इसका नेम क्या है जनरल, देखिए कैप्रिलिक एल्डिहाइड। ओके, और ये तो आप लिख ही लेंगे अगर आपको रूट वर्ड याद है और लास्ट में Al लगाना है E को रिप्लेस करके। जैसे आप लिखते हैं ना मीथेन, तो लास्ट में ANE आता है, तो E को हटा करके Al जोड़ना होता है, बस इतना सा करना होता है। ठीक है, आपको मेन ध्यान रखना है जनरल नेम पर, राइट। जनरल नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक कार्बन वाले एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड। फिर 2 कार्बन के लिए एसिड, फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन एल्डिहाइड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल एल्डिहाइड, 5 के लिए वैलर एल्डिहाइड। इस तरीके से आपको पूरी सीरीज लर्न करनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है वीडियो पॉज कीजिए, बार बार लिख कर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना सबको? ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम ऐसे ही लिखेंगे RCOOH। मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था, राइट। अब देखिए HCOOH, ये तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पर भी सिखा दिया था, राइट। तो इसका जनरल नेम याद रखिए, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। फिर यहाँ पे तो इंक्रीज होता जाएगा बच्चों, मिथेनोइक, इथेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। लास्ट में क्या आता है, ओइक। ठीक है, और रूट वर्ड अगर आपको याद है तो आप लास्ट में ओइक और एसिड लगा के पूरी सीरीज बना सकते हैं। बस आपको मेन फोकस किस पे रखना है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और जनरल नेम कैसे लिखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका CH3COOH, राइट। तो CH3COOH किस में होता है, विनेगर में होता है ना। और कैसे लिखेंगे आप, एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब देखिए फिर से आपको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको CH2 इंक्रीज करते जाना है। अगर आपने शुरू के 2 फॉर्मूलाज लर्न कर लिए ना बेटा, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि फंक्शनल ग्रुप के आगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के पीछे की तरफ, मतलब इस साइड लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ आपको CH2 इंक्रीज करके लिखते जाना है। ठीक है, जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाएंगे तो आपको CH2 इंक्रीज करके लिखते जाना है। N की वैल्यू आपको 0 से शुरू करनी है। ओके, तो 0 से शुरू करेंगे तो HCOOH आ जाएगा। R की जगह फॉर्मूला वही है हमारा, CnH2n+1। ओके, समझ आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं, बस दिमाग नहीं लगाना है। COOH के आगे एक CH2 और जोड़ देंगे, फिर COOH के आगे एक CH2 और जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए पहले एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड, दूसरे कार्बन के लिए एसिटिक एसिड, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायरिक एसिड, राइट। ये आप IUPAC नेम तो लिख लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि अगर आपको रूट वर्ड याद है और आपको सफिक्स याद है तो आप इजीली लिख लेंगे, राइट। आपको जनरल नेम याद होना चाहिए। वो एग्जाम में पूछ लेता है कि मान लीजिए आपसे एसिटिक एसिड का जनरल नेम पूछ लिया है ना, आपसे कहा गया कि इथेनोइक एसिड का जनरल नेम बताओ, तो आपको लिखना है एसिटिक एसिड। ओके, आपसे पूछ लिया HCOH यानी कि मिथेनोइक एसिड का जनरल नेम बताओ, तो आपको लिखना है फॉर्मिक एसिड। ओके, फिर हमने एक CH2 बढ़ा दिया, अब हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर आपने 2 फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लिए ना बेटा, तो आपको COOH के पीछे CH2 इंक्रीज करते जाना है, बस। ठीक है, जैसे अभी आपका ये वाला जो फॉर्मूला था, इसे आप कैसे लिखोगे, इसमें C2H5COOH ऐसे तो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, ठीक। अगर आप नेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें C3H7COOH हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक CH2 यूनिट इंक्रीज कर दी। यहाँ पे भी हमने एक CH2 यूनिट इंक्रीज कर दी, जो प्रीवियस फॉर्मूला था उसमें हमने एक CH2 बढ़ा दिया। ठीक है, तो नेम भी इस तरीके से बढ़ता जाएगा, एक एक कार्बन बढ़ा रहे हैं ना आप, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट कैप्रोइक एसिड। ये आपको थोड़ा सा फोकस इस पे रखना पड़ेगा, बस नेम आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, अब यहाँ पे इनैंथिक एसिड। इनैंथिक एसिड कितने कार्बन्स के लिए,
हेप्टेन यानी कि 7 कार्बन्स के लिए हेप्टेनोइक एसिड के लिए क्या आ जाएगा, इनैंथिक एसिड जनरल नेम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है उसका क्या नेम है, कैप्रिलिक एसिड। कैप्रिलिक एसिड आपका 8 कार्बन्स के लिए आ जाएगा। ओके, तो ये आपको बस ऐसे के ऐसे सीरीज लर्न कर लेनी है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है। COOH के बाद आपको CH2 हर फॉर्मूला में इंक्रीज करके लिखते जाना है। तो फॉर्मूला तो आप इजीली बना लेंगे। रूट वर्ड्स अगर आपको याद है और लास्ट में ओइक आता है ये आपको पता है, तो आप IUPAC भी इजीली लिख लेंगे। ओके, और जनरल नेम की बात करें तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ओके, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही किसी ने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। ओके, तो मोशन आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स लेकर आया है, तो इसका फायदा उठाइए, प्रॉपर लेक्चर्स देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है आपका कीटोन। अब हम कीटोन के लिए सीरीज देखेंगे, होमोलोगस सीरीज कहते हैं इसको, मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे बहुत फोकस से लिखना है। देखिए R की वैल्यू यहाँ पर तो N की वैल्यू जो है R में, यानी कि R जो है CnH2n+1, यही फॉर्मूला होता है। तो उसमें N की वैल्यू लेफ्ट साइड पे 1 ही रखनी है, राइट साइड पे आप 1, 2 और आगे जितनी भी रखना चाहें आप। ठीक है, यानी कि अगर आपको 4 कार्बन के लिए कीटोन चाहिए तो आप यहाँ पर तो 1 ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 रखेंगे। अगर आपको 5 कार्बन के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर तो 1 ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 पुट करेंगे। ओके, जैसे कि CH3CO तो चेंज होगा ही नहीं बिल्कुल भी, इतना तो रट ही लो आप कि CH3CO आपको चेंज नहीं करना है। मिनिमम 3 कार्बन हमें चाहिए, मिनिमम कार्बन कितने हैं, 3। 3 कार्बन के बिना आप कीटोन नहीं बना सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए इस साइड तो चेंज नहीं करना है, CH3CO आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, और इसका तो जनरल नेम लिखना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। मैंने आपको सिखाया है ना, जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट सिखाए थे 4th लेक्चर में, तब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि C2H5 को क्या कहते हैं, C3H7 को क्या कहते हैं, राइट। तो देखिए C2H5 को इथाइल कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं। अब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग E पहले आता है या M, ऑब्वियसली E पहले आता है, तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर कीटोन। तो इसका जनरल नेम क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको लेफ्ट साइड में R की वैल्यू यानी कि CnH2n+1 में N की वैल्यू 1 ही रखनी है। तो यानी कि ये जो आपने लिखा है CH3CO, ये तो चेंज होगा ही नहीं किसी भी फॉर्मूला में। कीटोन अगर आप लिख रहे हैं तो CH3CO तो आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है बेटा, और सिर्फ यहाँ चेंज करते जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे CH3, C2H5, C3H7, C4H9 इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। और जब आप इसका नेम लिखेंगे जनरल नेम, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है, अल्फाबेटिकली आपको लिखना है। जैसे कि अगर 2 ब्रांच है मिथाइल, यानी कि 2 इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल, और यहाँ पे क्या है प्रोपाइल, तो M पहले आता है या P, तो M पहले आता है तो M को लिखेंगे, यानी कि मिथाइल प्रोपाइल कीटोन इसका जनरल नेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, C4H9, C4H9 को क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, तो B पहले आता है ऑब्वियसली, M बाद में आता है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। मजा आ रहा है ना आपको ऐसे, है ना। तो अब आपको इसमें चेंज ही नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, CH3CO तो ऐसे कैसे लिखना है, 1 कार्बन बढ़ाना है और 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है। बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना होता है इसमें सीरीज लिखने में, क्योंकि यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है। हर कॉन्जिक्यूटिव
कंपाउंड में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 यानी कि 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे अगर आपने CH3 मान लीजिए, आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद है, ठीक है, आपने लिख लिया CH3CO CH3। अब आपको नेक्स्ट कंपाउंड बनाना है, राइट। तो आप कैसे लिखेंगे, CH3CO तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, फिर आपको CH2 बढ़ाना है, राइट। तो CH2 कैसे बढ़ाएंगे, एक कार्बन बढ़ा देंगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, पहले 3 थे अब कितने हो जाएंगे 5। तो बस आपको यही करना है, एक CH2 इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड में CH3CO तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट कंपाउंड में 5 की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन में 2 इंक्रीज कर देंगे तो 13 आ जाएगा। देखिए CH3CO C6H13, CH3CO ऐसे के ऐसे लिखना है और CH2 इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। और नेम का आपको ध्यान रखना है, H पहले आता है तो हेक्साइल पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर कीटोन लिखेंगे। मैंने आपको 3 सीरीज लिख के बताई, तो आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रॉपर आपके नोट्स बना लीजिएगा, ओके। देखिए, और उसका जो IUPAC नेम है उसमें तो आपको इजी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग कीटोन में आपको क्या लिखना है, लास्ट में ONE आ जाता है, जैसे मिथेनॉन, है ना, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, लास्ट में ONE आ जाता है उसमें। अब बात करते हैं हम कंबशन की, कंबशन पर आ जाते हैं। कंबशन क्या होता है, किसी चीज को जलाना, बर्निंग, यही तो होता है कंबशन। देखिए, कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग, किसी चीज को गर्म करना, हीट देना उसको, सब्सटेंस को, राइट। तो आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगर आप गर्म करोगे, हीट दोगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आप उसको बर्न करोगे ऑब्वियसली, है ना। तो आपको प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा, CO2 मिल जाएगा और हीट और लाइट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है तो आपको CO2 के साथ साथ वाटर भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि कार्बन की कोई भी एलोट्रॉप हो सकती है, कार्बन का कोई भी फॉर्म हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, C+O2 CO2, ये तो आप बचपन से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। यानी कि कार्बन को जब आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। C3H8, प्रोपेन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लाइट भी लिख सकते हो, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। अब इसमें बैलेंस करने के लिए देखिए, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 3 पुट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड पे कार्बन 3 होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए अब देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 8 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमें 8 ही चाहिए, तो फिर यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ओके। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें। देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, तो 6 और 4 कितने हो गए आपके 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। C4H10, तो ये तो आपका था प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन के लिए फॉर्मूला था ये, और ये है आपका ब्यूटेन के लिए, ब्यूटेन जो कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन कंपोनेंट होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कीजिए, देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है। अगर सपोज मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो फिर यहाँ पे मेरे पास 8 कार्बन हो गए, और यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे हमें 8 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग 8 हियर, ओके। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 20 हो गए, क्योंकि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10, तो हमें यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा, देखिए वहां पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, ओके। ऑक्सीजन की बात करें, अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन कितने यहाँ पे
सिर्फ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, प्लस यहाँ पर कितने हैं 10 है, तो 16 और 10 कितने हो गए 26, और यहाँ कितना लिख रहा है 2, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3CH2OH, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे इथेनॉल, क्या लिया यहाँ पे मैंने इथेनॉल, ठीक है। तो अब इथेनॉल के लिए ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे, ओके, यहाँ पे भी कितने होने चाहिए कार्बन 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो कार्बन कार्बन दोनों बैलेंस हो गए, राइट। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या फिर हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 और एक 1 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितने पुट करने पड़ेंगे, हमें 3 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पे भी कितना है 3 2 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ओके। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 प्लस यहाँ पे कितना है 3, तो 7 हो गए टोटल, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है 1, तो 6 और 1 कितना हो गए 7, ओके। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कंबशन के लिए रिएक्शन और उसको बैलेंस भी आप कर सकते हैं, ओके। अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है कंबशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ओवरऑल हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको 2 कंपाउंड मिलेंगे CO2 H2O और हीट और लाइट भी साथ में प्रोड्यूस होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। यहाँ पे देखिए आइसोमर्स पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए पहला, एक तो आप लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं 1 2 3 4 5, तो नेम क्या हो गया इसका एन पेंटेन, एन पेंटेन का मतलब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके, स्ट्रेट चेन, राइट। अब हमने एक ब्रांच लगा दी, यहाँ से हमने एक CH3 को हटाया और सेकेंड कार्बन पर हमने एक ब्रांच लगा दी, तो एक स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी 5 ही कार्बन है, राइट। तो नेम आप कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, तो देखिए सेकेंड कार्बन पे क्या आ रहा है मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो 2 मिथाइल और कितने कार्बन प्रेजेंट है पेरेंट चेन में 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा। और अगर एक ब्रांच होती है तो आप इसको आइसोपेंटेन भी लिख सकते हो, नेम आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। एक और इसके लिए स्ट्रक्चर बन सकता है कि हम एक CH3 को और उसके ऊपर लगा दें, तो आप एक कार्बन पे 2 ब्रांच भी लगा सकते हैं, किसके लिए पेंटेन के आइसोमर के लिए, ओके। मैंने आपको कहा था कि हम आगे आइसोमर्स के और स्ट्रक्चर्स देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखिए इसमें जो सेकंड कार्बन है, अब आप इसकी नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से करेंगे 1 2 और अगर आप नीचे चले जाएंगे तो भी 3 ही कार्बन होंगे, सीधा जाएंगे तो भी 3 ही कार्बन होंगे, 1 2 3 ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी पेरेंट चेन में आपके 3 ही कार्बन होंगे, और सेकंड कार्बन पे आपके पास 2 ब्रांच है CH3 एक ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है, तो 2,2 सेकंड कार्बन पर है तो 2,2 और कितनी मिथाइल ब्रांच है 2 मिथाइल ब्रांच है, तो डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं नियोपेंटेन, ओके। तो ये थी हमारे पेंटेन के लिए आइसोमर्स, ओके। इससे पहले मैंने आपको ब्यूटेन के लिए आइसोमर्स पढ़ाए, फिर अभी मैंने आपको पेंटेन के लिए आइसोमर्स पढ़ाए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्यों, क्योंकि आगे एक और ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको और अच्छे से आइसोमर्स बनाना आ जाएगा
क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें हम आइसोमर बनाना सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड आपको दे दिया, अब आपको उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इथेनोइक एसिड के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो मैंने आपको सिखाया था ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और E को रिप्लेस करके क्या लगाया है, ओइक लगाया है, ओइक एसिड। ठीक है, तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में आपको सिखा चुकी हूँ, तो आप मुझे लिखकर बताएंगे। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी आप लिखिए कि क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला। ओके, मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखिए CH3COOH क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब वो बोल रहा है ब्रोमोपेंटेन के लिए लिख के बताओ। तो ब्रोमो का मतलब फर्स्ट ब्रांच पे हमने क्या, फर्स्ट कार्बन पे हमने ब्रांच लगा दी Br, तो 5 कार्बन लेने होंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोपेंटेन। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्यूटेनॉन यानी कि कीटोन। कीटोन में एक कंडीशन याद रखनी है कि हमें मिनिमम 3 कार्बन लेने हैं। तो हमें ब्रोमोपेंटेन में एक चीज याद रखनी है, पेंटेन है तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ओके, अभी हमने किसकी बात की, कीटोन की। अब देखिए कीटोन में हम कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन मिनिमम हमें चाहिए, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन में हम लेफ्ट साइड पर तो N की वैल्यू 1 ही पुट करेंगे, राइट साइड पर 2 पुट कर देंगे। मैंने आपको सिखाया था कि CH3CO में कोई चेंज नहीं करना है और आगे एक CH2 बढ़ा के लिखते जाना है। जैसे कि CH3CO में कोई चेंज नहीं करना है और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, CH2 और CH3 लिख दिया, तो C2H5 यहाँ पे इथाइल ब्रांच बन गई। ओके, नेम कैसे लिखेंगे आप इसका, ब्यूटेनॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट आपको बनाना है हेक्सेनल के लिए, तो ये तो बहुत इजी है, 6 कार्बन बनाइए और लास्ट वाला जो कार्बन है उसको CHO लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट कार्बन को CHO लिख दिया, 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन हमने बना दी थी और इसका नाम है हेक्सेनल। ओके, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। आई होप आप बना लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करते जाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ओके, और सीरीज में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, क्यों, क्योंकि सीरीज में मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने थे ब्रोमोपेंटेन के लिए, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये बिल्कुल नहीं स्किप करना आपको। देखिए अब आपको ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चर लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, एक स्ट्रेट चेन बना के पहले कार्बन पे Br लगा सकते हो और नेम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमोपेंटेन। हो सकता है आप सेकेंड कार्बन पे Br लगा दो तो नेम क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। हो सकता है हम थर्ड कार्बन पर लिख दें तो क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, हो सकता है कि एक कार्बन को मैं कहीं और शिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला था उसमें से मैंने एक कार्बन को थर्ड वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो लेकिन नेमिंग तो हमें यहीं से करनी है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, तो पेरेंट चेन में 4 कार्बन है इसलिए यहाँ पे ब्यूटेन आया है, और पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो डैश 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। तो एक स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको यानी कि जो आइसोमर है उसमें आपको 4 आइसोमर तो सिखा दिए, अब बाकी के 4 हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। ओके, ब्रोमोपेंटेन के लिए हम आइसोमर सीख रहे हैं। देखिए अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने थर्ड वाले कार्बन पे लगाया था CH3 को, अब मैंने सेकंड पे लगा दिया। कोई दिक्कत है नहीं है ना, अभी भी 5 ही कार्बन है हमारे पास कंपाउंड में। ओके, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, पेरेंट चेन क्या है, ब्यूटेन। ओके, तो 1 ब्रोमो डैश 3 डैश मिथाइल, थर्ड पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, फिर क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो एक स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं।
नेक्स्ट में मैंने क्या किया, एक CH3 को नीचे लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। देखिए एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो मैंने यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे 2 ब्रांच लगा दी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो ब्रांच आ रही है वो ब्रोमो आ रही है और बी पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं। ओके, तो 1 ब्रोमो डैश 2,2 डैश डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ब्रांच है, डाइमिथाइल प्रोपेन 1 2 3, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। ओके, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जो दोनों ब्रांचेस थी CH3 और Br, उसको सेकेंड और थर्ड कार्बन पे लगा दिया। तो सेकेंड पे Br लगाया, थर्ड पे मिथाइल लगाया और ब्यूटेन। ओके, फिर मैंने दोनों ब्रांचेस को एक ही कार्बन पे लगा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन। सेकेंड जो आपकी पोजीशन है उस पर दोनों चीजें हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो डैश 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे आपको लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आपको आगे क्या करना है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो आपको उसका फंक्शनल ग्रुप पता करना है। अगर आपको पता है ONE किस में आता है, आपको पता है ONE किस में आता है, कीटोन में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। While cooking, if the bottom of the vessel is getting black, अगर आपका जो खाना बनाने का बर्तन है अगर वो ब्लैक पड़ गया है तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, खाना ढंग से नहीं पका, या फिर सेकंड में लिखा है फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, फ्यूल ढंग से नहीं बर्न हुआ, या फिर फ्यूल गीला हो गया, या फिर फ्यूल अच्छी तरीके से बर्न हो गया। तो क्या रीजन हो सकता है, ऑब्वियसली यही रीजन होगा कि फ्यूल जो है वो पूरी तरीके से नहीं जला, इसलिए जो रिमेनिंग कार्बन है उसकी वजह से आपका बर्तन ब्लैक पड़ गया। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इन सारे कंपाउंड्स के लिए। तो पहले इथेनोइक एसिड के लिए देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो आप ऐसे बनाएंगे, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। एक कार्बन है, उसके पास डबल बॉन्ड O है, इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, राइट, और यहाँ पे एक OH है। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए पहले आप लिख लीजिए कार्बन, फिर कार्बन लिखेंगे। ओके, तो कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए दोनों कार्बन के ही एटम्स हैं, तो इस तरीके से हम डॉट से शो कर देंगे। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने X से शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास देखिए, ऑक्सीजन जो होता है उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। यानी कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, तो 3 लोन पेयर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे यूज हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और जो 2 हैं वो रिमेनिंग रहेंगे। फिर यहाँ पर एक कार्बन का आ जाएगा और एक किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का। ओके, और ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का यहाँ पे और एक हाइड्रोजन का यहाँ पे, समझ आ रहा है सबको। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। 5 और 6 यहाँ पे यूज हो गए ना बॉन्ड बनाने में। ओके, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है CH3COOH के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है H2S के लिए। ये तो बहुत इजी है, कंपाउंड ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सल्फर लिखेंगे, सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं उसको क्रॉस से शो कर रही हूँ। यहाँ हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लिख देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपेनॉन के लिए बनाना है। अब प्रोपेनॉन के लिए इस तरीके से लिखना है, सिंप्लीफाई हम इसको कर लेते हैं। एक कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है,
इसको एसीटोन भी कहते हैं। एसीटोन भी इसको कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3। अब तो आप डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए कार्बन बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है। ओके, फिर यहाँ पे दोनों ही कार्बन के हैं, फिर यहाँ पे दो कार्बन के हैं, दो ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन का है और एक कार्बन का है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ H और यहाँ पे H लगा देंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है F2। तो F2 के लिए तो बहुत इजी है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो F लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, फिर F लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है और कंपाउंड में जो मास है वो भी चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और उसमें 14 यूनिट का और CH2 का डिफरेंस होता है। और आप फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं एल्केन्स के लिए, CnH2n+1। ओके, और आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, CH4 के लिए मीथेन लिखेंगे, C2H5 के लिए इथेन, C3H6 के लिए प्रोपेन। फिर आप फर्दर आगे लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा है यहाँ पे C4 तो H कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। फिर यहाँ पे C5H12। ओके, तो कितना आ जाएगा? पेंटेन। इस तरीके से आप सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में। सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।